हाँ चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, जो पृथ्वी के सराउंड में अगर या किसी ग्रह के सराउंड में कोई आर्टिफिशियल सेटेलाइट रिवॉल्व कर रहा था, चक्कर लगा रहा था, तो हम लोगों ने उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था कि किस ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड से वो किसी भी ग्रह के सराउंड में चारों ओर उसके चक्कर लगाता है। तो हम लोग पाए क्या थे, तो हम लोगों को मिला था कि किसी ग्रह की जो किसी आर्टिफिशियल सेटेलाइट या सेटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय चाल थी वे हमें वो मिली थी V0 इज़ इक्वल टू कितना 7.92 इंटू 92 किलोमीटर पर सेकेंड ना। ये हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग किसी आर्टिफिशियल सेटेलाइट की जो कि पृथ्वी के निकट या किसी ग्रह के निकट चक्कर लगा रहा था तो उसे इतना V0 इज इक्वल टू 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए होती थी ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये सेटेलाइट इतने स्पीड से चक्कर लगा रहा है या फिर कोई और भी सेटेलाइट है तो वो कितना टाइम लेता है ना, अपने ग्रह का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग कर लीजिएगा ना। तो क्या नेक्स्ट हेडिंग आपका, तो इसमें हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, आवर्तकाल। तो उपग्रह का परिक्रमण काल, नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा, उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल, परिक्रमण काल ना, कितने तेजी से वो काल, ठीक। तो उपग्रह का परिक्रमण काल या टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट, टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सेटेलाइट। डोंट टॉक एंड डोंट लाफ। तो ये हमें कैलकुलेट करना है आज, ठीक है। हो गई हेडिंग। तो पहली बात तो हम ये करेंगे कि परिक्रमण काल होता क्या है, ठीक ना। तो परिक्रमण काल को हम लोग पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। तो क्या होता है कि कोई भी उपग्रह किसी ग्रह का चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस उपग्रह का परिक्रमण काल ना। तो इसको लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, किसी ग्रह के चारों ओर ना, किसी उपग्रह द्वारा, किसी उपग्रह द्वारा किसी ग्रह के चारों ओर, ग्रह के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को, हम लोग क्या कहते हैं, समय को उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं, उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं, परिक्रमण काल, क्रमण काल कहते हैं, ठीक है। तो परिक्रमण काल हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। हो गया, आगे चले। देखिएगा, तो अब हम लोग जब परिक्रमण काल कर रहे हैं, अगर हम लोग कंसिडर कर लें, माना किसी उपग्रह का किसी ग्रह के परितः परिक्रमण काल जो है वो कैपिटल टी है, परिक्रमण काल कैपिटल टी है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, कैपिटल टी मतलब समय, परिक्रमण काल समय।
तो समय बराबर हमारे पास क्या होता है, यहाँ से देखिएगा ध्यान से आप लोग। तो सिंस हमारे पास क्या होता है, सिंस समय बराबर फॉर्मूला दूरी बटे चाल। इस छोटे से फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे, दूरी बटे चाल। तो अब जब कोई उपग्रह, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कोई उपग्रह क्या कर रहा है, किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उस केस में जो समय होगा वो क्या कहलाएगा, उसका परिक्रमण काल यानी कैपिटल टी, ठीक है। और बराबर दूरी, कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो कहाँ पे घूमेगा, उसकी परिधि पे, ठीक है। तो दूरी क्या हो जाएगी, तो 2 पाई, अगर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो पृथ्वी की त्रिज्या 2 पाई आर ई डिवाइडेड बाई चाल। पृथ्वी के चारों ओर अगर परिक्रमा कर रहा है तो उसमें चाल क्या होगी, परिक्रमण चाल यानी वी नॉट ना। तो इसे आप कायदे से लिख सकते हैं। तो एक बार हिंदी में आप लिख दीजिएगा इधर, यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो दूरी यहाँ पे क्या लिए हम लोग, तो वृत्ताकार कक्षा की परिधि ना। तो वृत्ताकार कक्षा की परिधि, छोटी छोटी बातें ज़रूरी है यहाँ पर ध्यान रखना कि परिधि डिवाइडेड बाई परिक्रमण काल। तो परिक्रमण काल, परिक्रमण चाल ना, परिक्रमण चाल यानी कि वी नॉट कितना हो जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय चाल, कक्षीय चाल या परिक्रमण चाल एक ही चाल, कक्षीय चाल ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो 2 पाई आर ई डिवाइडेड बाई वी नॉट। लेकिन अगर जो उपग्रह है वो पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर हो, एस ऊंचाई पर हो, तो क्या हो जाएगी उस केस में, तो इसमें ठीक है। तो यदि उपग्रह पृथ्वी तल से स्मॉल एच ऊंचाई पर हो, ठीक है, तो उस केस में आर ई ना, जब केवल पृथ्वी तल के आसपास है तो आर ई स्मॉल एच ऊंचाई पर हो जाएगा, तो उस केस में क्या मिल जाएगा आपको, तो टी बराबर, ध्यान दीजिएगा, तो 2 पाई आर ई की जगह पे आर ई प्लस एच डिवाइडेड बाई वी नॉट, इतना हो जाएगा ना। ध्यान से देखिएगा, बट वी नॉट हमारे पास क्या होता है, बट वी नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट में जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। कहाँ पे होता है, एट एच हाइट पे। जब कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तल से एच ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा होता तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट इतना होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर करके वी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर ना। तो बट वी नॉट इज इक्वल टू इतना, तो वी नॉट का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, रख दीजिए। तो जब रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कम इन लेट हो गए हो, ठीक है। तो t इज़ इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा बहुत बारीकी, तो 2 पाई आर ई प्लस एच डिवाइडेड बाई वी नॉट की जगह पे अंडर रूट ऑफ कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। ध्यान से समझिएगा, हम लोग इसमें 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये जो स्टेप्स है ज़रूरी नहीं है तो भी ना, तो क्या हो जाएगा, तो t इज़ इक्वल टू, इसे आप कितना लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 2 पाई इंटू आर ई प्लस एच और पूरे का डिवाइडेड बाई जी एम ई, पूरे का डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच की होल पावर कितनी हो जाएगी, हाफ ना, अंडर रूट का मतलब होल पावर हाफ 1/2। तो अगर यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट लगा दिए हैं तो आप यहाँ पे मझिला वाला ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो होल पावर कितनी है, 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। अब ये पावर अलग आ जाएगी, तो पहले आप दोनों पे पावर अलग अलग कर लीजिए। तो जब दोनों पे पावर अलग अलग करेंगे तो नीचे इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, इधर एक स्टेप आ जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं t बराबर, देखिएगा ध्यान से, तो 2 पाई आर ई प्लस एस और पूरे का डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, जी एम ई की होल पावर 1/2, अलग अलग कर दिए, और आर ई प्लस एस का होल पावर 1/2 ना। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग।
तो यहाँ पर हम लोग इससे आगे चलेंगे और इससे आगे देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना, बहुत बेसिक लेवल से बता रहे हैं आपको, जैसे कक्षा 4-5 वाले लड़कों को बताया जाता है, क्योंकि मैं मान कर चल रहा हूँ कि आप लोग को कुछ नहीं आता जाता। ठीक है, तो कितना है t इज इक्वल टू, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं समझा दे रहा हूँ। तो पहले इसमें देखिए, तो ये मेन डिवाइडेंड है और यहाँ पे ना न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर को हम लोग यहाँ पे 1 कंसीडर कर लेंगे, यानी कि अंश और हर। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका दोनों है, तो ये वाला स्टेप जो होता है वो सबसे ऊपर आता है और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में आता है। समझ में आता है ना ये? ठीक है, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो t बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू आर ई प्लस एच। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, आर ई प्लस एच की पावर 1/2 और पूरे का डिवाइडेड बाई जी एम ई ना, तो जी एम ई और इसकी पावर 1/2। अब जो ध्यान से समझिएगा, तो इसमें आर ई प्लस एच, इसमें आर ई प्लस एच की पावर 1/2, इसमें कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब पावर कितनी होगी, 1 होगी। अब चूंकि बेस समान है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो 1 + 1/2 कितना होगा, 3/2। तो t इज़ इक्वल टू, इसे हम लिख देंगे कितना, तो 2 पाई और आर ई प्लस एच की पावर 3/2 और पूरे की पावर यानी कि जी एम ई की पावर 1/2। और अच्छा समझना, ठीक है, ये सब फालतू के स्टेप्स है, लेकिन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छे बारीकी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं t इज़ इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, तो 2 पाई और आर ई प्लस एच की पावर 3/2, इसको हम लिख सकते हैं आर ई प्लस एच का होल क्यूब। सही है, ध्यान देखिए, होल क्यूब और पूरे की पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर का पावर में मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 को आप 1/2 में गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, यानी x का होल क्यूब है और पावर 1/2 है, तो इसको आप कितना लिख सकते हो, x की पावर 3/2। पावर की पावर में मल्टीप्लिकेशन, पावर का पावर में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो 3/2 को हम लोग क्या किए, इसको इस प्रकार से लिख दिए, होल क्यूब की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाई इधर कितना था, GME, तो GME और इसकी पावर क्या है, 1/2। तो इसका मतलब इन पूरे को हम एक साथ कैसे लिख पाएंगे, तो एक साथ हम लिखेंगे t इज़ इक्वल टू 2 पाई इंटू, ध्यान से देखिएगा, तो आर ई प्लस एच का होल क्यूब ना, अभी रहने दीजिए, आर ई प्लस एच का होल क्यूब और डिवाइडेड बाई क्या है, GME और पूरे की पावर कितना हो जाएगी, 1/2। पूरे की होल पावर 1/2 ना, 1/2, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, तो होल पावर 1/2 कर दिए। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आर ई प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई GME। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड, हाँ कहाँ पे, कहाँ से पहले कर सकते हैं, जब इसको इस तरीके से बनाते तब तो कर पाते, अभी तो हम लोग बनाए नहीं थे, यहाँ पर जाकर बना पाए तो फिर इसको हम लोग डायरेक्टली कर दिए यहाँ पे। सही है, ज़बरदस्ती का सही है क्या, क्यों, सही है तो सही है, कह रही सही है, क्यों, तो ज़बरदस्ती का सही मत करना, सही होगा तभी सही करना। तो अब हाँ, तो लंबा इससे जानबूझकर, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। अगर आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है तो बताइएगा, तो मैं फिर यहाँ से डायरेक्ट करूँगा तो यही वाला आएगा। ठीक है, समझे रहना, फिर बाद में कहना मत हाँ कि सर जी समझ में नहीं आया। जानबूझकर मैं इतना बारीकी से बता रहा हूँ चीज़ों को। तो कितना हो गया, तो अब हम इसमें कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या लगाते हैं, तो इफ़, ध्यान से देखिएगा, इफ़ h इज़ वेरी वेरी लेस देन RE। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा, कह रहा अगर h का मान जो हो वो RE पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में काफ़ी छोटा हो ना, तो काफ़ी छोटा हो तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि जो सैटेलाइट आपका है वो एकदम पृथ्वी के आस पास इस प्रकार से चक्कर लगा रहा हो। ठीक है ना, कि 10 से 20 किलोमीटर के रेंज में, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर तक वायुमंडल पाया जाता है। तो कम से कम हमें उसे वायुमंडल के पार तो रखना ही है,
ताकि उस पर फ्रिक्शन आदि फोर्सेज ना लगे और सैटेलाइट जो है अच्छे समय तक प्रॉपरली कार्य करता रहे। ठीक है, तो एस इज़ लेस देन वेरी लेस देन आर ई का मतलब कि एस का जो मान है वो आर ई बराबर 6400 किलोमीटर की तुलना में काफ़ी कम हो। काफ़ी कम होने का मतलब कि वो 200-400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर भी हो सकता है। उस केस में भी ना हम लोग क्या करेंगे, 6400 किलोमीटर की तुलना में 400 किलोमीटर की डिस्टेंस भी ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसे नेग्लिजिबल मानकर छोड़ते रहेंगे। ठीक है, एस इज़ वेरी लेस देन आर ई का मतलब कि उपग्रह जो है कहाँ पे है, पृथ्वी के बहुत निकट। पृथ्वी के बहुत निकट होने का बिल्कुल मतलब नहीं कि पृथ्वी से 4-6 किलोमीटर के ही रेंज में है, ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक, तो इस चीज़ को कंसिडर कीजिएगा। तो जब एस को हम वेरी लेस देन आर ई कंसिडर करेंगे तो यहाँ से एस के मान को छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एच के मान को या निगलेक्टिंग एच ना, निगलेक्टिंग एच को निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में, देखो यहाँ पे क्या है, आर ई प्लस एस, तो एस को 0 कर दिया, कितना बचा, आर ई का क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम ई। ठीक, तो इसको आप लोग दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 2 ना। फर्स्ट अभी वहाँ पर था, देख लो कहीं लिखे होगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा, अब एट अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर ना, क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर तो जी एम ई का मान कितना होता है, जी एम ई, वेरी गुड, जी एम ई इज इक्वल टू वाट, जी आर ई का स्क्वायर। ठीक है, तो टी बराबर, देयरफॉर टी बराबर तो 2 पाई अंडर रूट में आर ई क्यूब, नो प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाई जी एम ई की जगह पे जी आर ई स्क्वायर, आर ई का स्क्वायर ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो आर ई स्क्वायर से पूरा क्यूब कैंसिल आउट, तो टी बराबर कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट में आर ई अपान जी। तो इस फॉर्मूले का कैलकुलेशन करके आप पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाने वाले जो सैटेलाइट्स होते हैं उनका आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो कि वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक, उससे पहले हम लोग यहाँ से ये समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आर ई प्लस एस का होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम ई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका जी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻11 ना, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, कांस्टेंट। एम ई मास ऑफ अर्थ 6.0 इंटू 10⁻24 kg, कांस्टेंट। आर ई क्या है, हाँ, आर ई क्या है आपका, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, ये भी कांस्टेंट है। सब कुछ कांस्टेंट हो गया। 2 पाई क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो टी की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, केवल एच पर। वेरी गुड। तो यहाँ पर टी की वैल्यू जो है, यानी कि जो उपग्रह का आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई जितना ज़्यादा होगा उसका आवर्तकाल उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में उतना ही ज़्यादा समय लेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका मून है, ठीक है, चंद्रमा, तो मून जो है वो पृथ्वी की सतह से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, कितना, 3,84,000 ना किलोमीटर, सही है ना, तो की दूरी पर है। और चंद्रमा अपना एक चक्कर कितने समय में लगाता है, 27 दिन और 6 घंटे, लगभग 28 दिन। ठीक है, 28 दिन में चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। ठीक है ना, और जबकि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हम लोग लॉन्च किए हैं ना, दूरदर्शन के लिए अलग है, दुनिया भर के जो प्रसार भारती चल रहे हैं उनके लिए अलग है, तो ये सब पूरे दिन में, एक दिन में पृथ्वी का 8 से 10 राउंड लगा देते हैं। ठीक है, जबकि चंद्रमा की 28 दिन में जाकर एक चक्कर लगाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि चंद्रमा जो है बहुत ज़्यादा दूरी पर है और ये सब बहुत पास ही हैं। अभी हम लोग ये भी देखेंगे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है उसका आवर्तकाल कितना हो सकता है, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट करके। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पर लिख देना पड़ेगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इस पर आगे हम लोग चलते हैं। तो
जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट है उस कितना टाइम लेता है ना एक चक्कर लगाने में, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो अब वैल्यूज़ पुट कीजिए ना, तो टी बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7 या 3.14 जो भी रख दीजिए, 3.14 अंडर रूट में आर ई रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर डिवाइडेड बाई जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा ना, जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी में आएगी, सेकंड में आएगी। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो भी समझ लीजिएगा, मैनेज हो जाएगा। कितना आ गया, तो t बराबर आपका आ जाएगा, तो 2 पाई यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए या पढ़ा रहने दीजिए, सब कट जाएगा अभी। तो 2 इंटू 3.14 इंटू, ठीक है, तो 6400, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट ना, तो कितना हो गया, तो अंडर रूट में इसे लिख पाओगे 64 को कितना हो जाएगा, 64 में तो 8 बाहर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो 64 से 8 बाहर आ जाएगा ना, 32 कुछ काटने की जरूरत नहीं है। तो 64 डिवाइडेड बाई 98 ये है, तो 98 को आप लिख सकते हो 2 गुणते 49, 49 दूनी 98 इंटू 10 की पावर कितनी थी 6, 10⁻6 ना। और यूनिट जो भी यहाँ से अगर हो पा रही है तो रहने दीजिए, नहीं तो लास्ट में यूनिट आपकी सेकंड में आ जाएगी। टाइम पीरियड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो t बराबर कितना आ गया आपके पास, 2 इंटू 3.14 इंटू 64 में से 8 बाहर आएगा, इंटू 10⁻6 में से 10⁻3 बाहर आएगा, डिवाइडेड बाई, और 49 में से तो 7 बाहर आ जाएगा, और बचा क्या, अंडर रूट में 2, अंडर रूट 2 बच गया ना। अंडर रूट 2 जब बच गया तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब अंडर रूट 2 बच गया तो हम लोग क्या करेंगे, रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेयीकरण। यस सर, तुम तो लगातार छाप रहे हो, अब बाद में बोलोगे यस सर। अब तो छापने की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी ना, आप लोग के पास चैनल पर है, वहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आराम से बैठ के छापो। तो यहाँ तो कम से कम फ़ायदा उठाओ, नहीं तो चैनल देखना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो चैनल पे टाइम ना वेस्ट करने के लिए यही अच्छा फ़ायदा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, छापते रहो, ठीक है। तो t इज़ इक्वल टू ना, ध्यान से देखिएगा, यस सर ये सब बोल रहा है और छापने में लगा है। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रूट 2 का जब रूट 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 7 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। अच्छा 10⁻3 भी था, 10⁻3। तो बाकी सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, सब हमसे ही कराओगे, ठीक है। कितना आया, तो 8 का मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौक 32 का 2, 8 का 9 8 3 11 का 1, ठीक है। 8 3 24 1 25.12, 2 अंक पहले दशमलव, मल्टीप्लाइड बाई 1.414 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 से काट लो, तो 7 से काटो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 0.2 टाइम्स, ठीक है। तो 7 दूनी 14, ठीक है। अब कितना हुआ, 14 बचा, फिर 2 बार 0, जब 2 डिजिट लेते हैं तो पहले 0 उतारते हैं, तो 0 फिर 2, 7 दूनी 14। अब पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो t इज़ इक्वल टू 25.12 मल्टीप्लाइड बाई 0.202 इंटू 10⁻3, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, नोट डाउन। तो हम लोग इक्वेशन 2 से करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, क्या है बोलो, t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आर ई का क्यूब डिवाइडेड बाई GME। तो ME यहाँ पर क्या है, मास ऑफ अर्थ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ है, तो हमारे पास फार्मूला होता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणते घनत्व। तो सिंस ME द्रव्यमान बराबर आयतन यानी रेडियस ऑफ अर्थ ना, सॉरी आयतन, पृथ्वी का आयतन, और पृथ्वी को हम लोग कैसे करते हैं, गोलाकार, लगभग गोलाकार, ठीक है। तो ME इज़ इक्वल टू, लिख दीजिएगा, पृथ्वी का आयतन गुणते पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी
का घनत्व, और ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व से। तो देयरफॉर ME इज इक्वल टू पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई RE का क्यूब इंटू पृथ्वी का घनत्व रो। तो जहाँ पे ME दिया है तो ME की जगह पे आप इतना पुट कर दीजिए। ये क्या था आपका इक्वेशन नंबर 2। तो पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो T इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में RE का क्यूब, ध्यान से देखिएगा, तो RE का क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल G को कोई चेंज नहीं करना है, इनटू 4/3 ME की जगह पर रख रहे हैं 4/3 पाई RE का क्यूब इनटू रो, कुछ कटा होता RE का क्यूब कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या बचा, तो T बराबर आपके पास आ गया 2 पाई अंडर रूट में, ये वाला सबसे ऊपर जाएगा 3 ना, तो 3 आपका ऊपर जाएगा, नीचे कितना बचेगा, तो 4 और क्या बचेगा, G और रो, तो 4 रो और G। अब G रो करे या रो G करे इसमें, अब 2 पाई को जब अंदर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, कौन सा पाई, अच्छा इसमें पाई भी है, तो 4G रो और पाई, इसमें पाई भी है, तो 4 पाई इंटू रो G, रो है रो। ठीक है, अब 2 पाई को जब हम अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई को अंदर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 2 पाई बाहर है, तो बाहर होने का मतलब अंदर वर्ग में रहा होगा तब तो बाहर आया है, तो सिंगल आया है, तो 2 पाई को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, यानी 2 पाई का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख पाएंगे, तो T इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2 पाई को अंदर ले गए तो 4 पाई स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू रो इंटू G। तो 4 देखो, 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से 1 पाई कैंसिल आउट। ठीक है, कितना बचा, 3 पाई। तो आपके पास T की वैल्यू आ गई, तो T इज़ इक्वल टू अंडर रूट में कितना, 3 पाई और क्या बचा, रो G। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल D था, कैपिटल D। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, किसमें, पृथ्वी के घनत्व के पद में। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो ऑल अबाउट हम लोग टाइम पीरियड यहाँ पर सब